Subscribe to our channel for further updates. हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2025 जनवरी सेशन के बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को देखेंगे एंड वील आइडेंटिफाई क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था, टफनेस कैसी थी। मेरे हिसाब से दो तीन क्वेश्चंस वेयर रॉकिंग का मतलब मजा आ गया देख करके। दो तीन क्वेश्चंस ब्रदर्स एकेडमी के पैकेज से डायरेक्टली मिल रहे थे। एन की जगह पर n+4 लिखा था, एग्जैक्टली द डेटा इज सेम, तो आंसर में भी एन की जगह n+4 कर लीजिएगा। आइए लेट्स चेक, देखना चालू करते हैं। बता देता हूं आपको, डेट तो मेंशन नहीं, एमएस का मतलब मॉर्निंग शिफ्ट और अगर ईएस लिखा होगा तो ईएस का मतलब इवनिंग शिफ्ट। अब आप क्वेश्चन देखना चालू करिए। क्वेश्चन बोल रहा है द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज हैविंग 183 रैशनल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म्स। आप ऐसे समझिए, बोल रहा है कि इसके एक्सपेंशन में अगर 183 इंटीग्रल टर्म्स हैं तब बताइए कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। अब आप समझिए, जनरल टर्म तो आई एम श्योर सबको लिखना जानते ही हैं। तो जनरल टर्म जैसे ही अपन ने लिखा, सो द कंस्ट्रेंट इज कि n - r डिवाइड बाय 3, ये एक इंटीजर बनना चाहिए, r बाय 12 भी एक इंटीजर बनना चाहिए। सिंपलेस्ट फैक्टर r बाय 12 से स्टार्ट करते हैं, तो r इज 0, 12, 24, 36 एंड सो ऑन। अब मेरी बात समझिए, वो बोल रहा है n मिनिमम खोजने के लिए चल रहा है। सोचो अगर r 24 जस्टिफाई करता तो शुरुआत के दो टर्म छूट गए तो मिनिमम नहीं आता। यानी अगर n मिनिमम चाहिए तो n की जो जो पॉसिबल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म वो सारी जस्टिफाई करने लग जाए तभी n मिनिमम आएगा, अन्यथा n मिनिमम नहीं आएगा। डन। तो इसीलिए अपन ने मान लिया कि फर्स्ट टर्म उसको जस्टिफाई कर रहा होगा, सेकंड भी कर रहा होगा, थर्ड भी कर रहा होगा। तो जब जब जा करके 183 टर्म, क्योंकि 0 पे फर्स्ट टर्म है तो 12 इंटू 182 करोगे तब जाकर के 183 टर्म आएगा। तो मेरा ये कहना है कि r की वैल्यू जब 2184 होगी तब जाकर के दोनों टर्म इंटीजर्स बनना चालू हो जाएंगे। इसलिए n इज गोइंग टू बी, n मिनिमम की वैल्यू जो आएगी दैट इज 2184। एक बढ़िया क्वेश्चन है, नए प्रोफाइल में आपने अभी तक देखा नहीं होगा, ये तो क्या गजब था। आइए देखा जाए। बोल रहा है कि 7 की पावर 103 इफ डिवाइडेड बाय 23, तब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर। अब आप ऐसे समझना चालू करिए, इसमें आपको रिमाइंडर ही मांग रहा है सवाल। तो हम लोग n की पावर्स जो आती हैं 7, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब एंड सो ऑन, इसमें नियरेस्ट नेबर ऑफ 23 देखते हैं। तो 7 का क्यूब दैट इज 343, जो कि नियरेस्ट नेबर ऑफ 23 बनेगा। क्यों? क्योंकि 345 माइनस 2 वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर अब मैंने यही क्रिएट करना, 345 ही क्रिएट करना मेरा टारगेट हो चुका है। तो 7 इंटू 7 की पावर 101, तो 343 आया, उसको मैंने 345 माइनस 2 किया, खुल जाओ सिम फैला दिए। तो हर उस टर्म जिसमें 345 आएगा वो तो तय है कि 23 के डिविजिबल होंगे। सिर्फ लास्ट टर्म बचेगा जिसमें 345 नहीं आया, यानी ये टर्म एक्स्ट्रा बच रहा है, आगे 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो टर्म आया ये तो 23 का डिविजिबल है, बट रिमाइंडर के लिए अब ये आदमी जिम्मेदार है जो 7 इंटू 2 की पावर 34 लिखा हुआ है। डन। अब आगे आओ। अब हमको क्या करना था कि फिर से वही, अब 2 की पावर्स को क्रिएट करना था। तो 2 की पावर आप देखना चालू कर लीजिए। तो इसमें नियरेस्ट नेबर जानते हैं बच्चों, 256 बन रहा होगा। तो नियरेस्ट नेबर जब 256 बन रहा होगा तो मैंने भाई 256 बनाया, क्योंकि 253 प्लस 3, 253 आपका कटना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए 8 जब दे दोगे ना, पहले तो 7 का स्क्वायर हटाओ, 8 जब दे दोगे तो 4 बचेगा। तो इसको जब एक्सपैंड करोगे तो 5 टर्म्स आएंगे, लास्ट टर्म आएगा 3 की पावर 4 दैट इज 81, वही आपके लिए रिमाइंडर देगा। तो 28 इंटू 81 ये वाला जो टर्म आ रहा है ये आपको रिमाइंडर देगा, ये वाला तो 23 का डिविजिबल हो गया। अब सुनिए, वैसे तो एक बच्चा अगर चाहे तो 28 इंटू 81 आप मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। मैं थोड़ा सा और बोल रहा हूँ भाई, 28 को 25 प्लस 23 प्लस 5 लिख सकते हैं, 81 को 69 प्लस 12 लिख सकते हैं। तो 23, 69 तो डिविजिबिलिटी है ही, 5 और 12 यही दो नॉन डिविजिबिलिटी है, तो इन्हीं को सिर्फ मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 60। अब यहां से कंक्लूड कर सकते थे, बट ज्यादा समझदारी ये थी, एक कदम और बढ़ा लीजिए। ये सब क्लास 10th का मैथ्स होता है, बट हाँ रिमाइंडर दैट वाज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, आइए आपको दे रखा है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक समेशन दे रखा है, बोल रहा है कि इसको सरियाएंगे तो m बाय n आएगा, लोवेस्ट फॉर्म में लाइए। क्यों? क्योंकि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज गोइंग टू बी 1, तब बोल रहा है कि m माइनस n। ठीक है, अब आप सुनिए, इस क्वेश्चन को अगर पुट करके फैलाएंगे ना तो ऐसा ऐसा दिखने लग जाएगा, 11c 1/2, 11c 3/4, 11c 5/6। इसको देख के फील आ जाती होने क्या वाला है, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन। बताओ, आंसर इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन। परफेक्ट, 100% करेक्ट। पहली बात तो इंटीग्रेशन हो रहा है, दूसरी बात ऑल्टरनेट टर्म्स मिसिंग है। यही दोनों बातें मैंने लिख रखी है, इंटीग्रल टर्म्स एंड ऑल्टरनेट टर्म्स मिसिंग। ऑल्टरनेट टर्म्स मिसिंग है तो ये बात तो तय है कि एक बार 1 प्लस एक्स की पावर 11 और एक बार 1 माइनस एक्स की पावर 11 का एक्सपेंशन होगा। इंटीग्रेशन मैंने मार रखा है, आप लोग कर तो लेते ही इंटीग्रेशन, नॉट अ बिग डील। आइए, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 11 का इंटीग्रेशन करते हैं ना, और 0 से 1 करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा,
और 1 माइनस एक्स की पावर 11 करेंगे तो ये वाला आएगा। उठा करके दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिए, ट्वाइस द क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखिए 11c1/2 दो बार आएगा ना, 2 आएगा, तो इसलिए ट्वाइस द क्वेश्चन, डिवाइड बाय 2 करिए तो फाइनली सरियाने पर m/n 2047/12, कुछ और कट नहीं रहा था तो वही है, m - n सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इंटीग्रल टाइप का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है ये एग्जैक्टली बाइनोमियल थ्योरम का ये वाला सवाल आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिखा है ब्रदर्स एकेडमी के पैकेज में। अब सुनते चलिएगा। बोल रहा है कि इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो जो x की पावर 7 का कोएफिशिएंट आएगा वही अल्फा है, जो x की पावर 5 का कोएफिशिएंट आएगा वही बीटा है, जो x क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा वही गामा है। तो पहले आप इसको एक्सपैंड करिए, अल्फा बीटा गामा निकालिए, फिर अल्फा बीटा के बाद में क्या बोल रहा है कि यहां पुट करिए और इस लीनियर इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा पुट करिए। तो x और y में दो लीनियर इक्वेशन यहां पर u और v की बन जाएंगी, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, उठा करके सॉल्व कर देंगे, वी विल डायरेक्टली गेट द आंसर। अब सुनते चलना, पावर 5 है, उधर भी पावर 5 है, दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है, बिल्कुल वही लिखे। खुलजा सिम करोगे तो 6 टर्म्स आएंगे, जिसमें उसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव ने इधर के उड़ा दिए, तो अल्टीमेटली 3 ही बचे, जो कि 2 बार बचेगी, इसलिए ट्वाइस सो ऑन करके लिख रखा है, ठीक है। अब बच्चों देखो, इसको गुणा करेंगे ना तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स की पावर 6 और 1 7, ऐसे देखिए, जैसे ये एक्स क्यूब इसको स्क्वायर करोगे ना तो एक्स की पावर 6 आएगा इंटू 1 एक्स की पावर 7, तो यहां से एक्स की पावर 7 आएगा, यहां पर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू दी पावर 6 आएगा। ऐसे कोएफिशिएंट निकालने हैं अपने को वहां पर। अब सुनिए, मैंने यही फैला रखा है। फाइनली जब आप देखेंगे तो एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट 5, एक्स की पावर 6 का 10 एंड सो ऑन। तो अपन ने क्वेश्चन को उठा के कंपेयर कर रखा है, तो अगर आपको पढ़ना होगा तो यहां पर आप जब देखना चालू करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 10 आ गई, बीटा की वैल्यू 2 आ गई, दीज आर नथिंग बट द कोएफिशिएंट जो यहां पर मेंशन कर रखे हैं। भाई मैं, अरे एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट इधर देखो, ये एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा। तो 7 का जब कोएफिशिएंट जब आप लिखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई भी ना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 बना, तो अल्फा बराबर क्या हो गया 10। ऐसे ही अब बाकी खोजिए, एक्स की पावर 5 का कोएफिशिएंट, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 5 इधर लिखा है ना, ये 2 मल्टीप्लाई होते ही बीटा बराबर क्या आ जाएगा 2, ये रहा बीटा। अब समझ में आना चालू हुआ, ठीक है। अब आप इनको कुछ नहीं, यही वो जो लीनियर इक्वेशन थी, और से देखो ये 18 वाली जो इक्वेशन है ना, अल्फा बीटा डालोगे, ये 18 वाली वही इक्वेशन है, ये दूसरी वाली 20 वाली वो यहाँ लिख रखी है। सॉल्व करिए, यू और वी बना गया, यू बना गया, वी 4 आ गया, आपसे पूछ रहा है यू प्लस वी, आंसर इज गोइंग टू बी 5। बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल, बहुत यानी अच्छा करने लायक क्वेश्चन था। आइए, आपको एक समेशन का एक रिलेशन दे रखा है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर के सो ऑन, विच इज अल्फा इंटू 2 की पावर 29। तब आपसे बोल रहा है कि अल्फा निकाल करके बताइए। अब सुनिएगा, अपन लोग थोड़ा स्ट्रैटेजिकली है ना, एक तो रिजल्ट में हमेशा बोलता हूं इसको रट्टा मारो, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ठीक है। ये तो रट्टा मारना ही मारना है, ये बहुत बार आता है जेईई मेंस में, इसी में यूज हो रहा है। ये देखिए 30 सीआर अपॉन 30 सीआर माइनस 1, 31 माइनस आर अपॉन आर। इनफैक्ट जब अपन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन जब प्रूफ करते हैं ना, तब भी ये फॉर्मूला यूज करते हैं, उसी समय बोला जाता है कि रट्टा मारिए इसको। तो 31 माइनस आर अपॉन आर, 30 सीआर को मैंने खोला, आर एक बार इससे काटा, एक बार आर फैक्टोरियल का एक आर लिया था वो भी इसको उड़ाया, तो आर स्क्वायर तो चल बसा। 31 माइनस आर मुझे अलग से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैंने क्या किया, अब r माइनस 1 और 30 माइनस आर को सेट करने के लिए मुझे 29 चाहिए था, तो 30 इंटू 29 फैक्टोरियल लिख रखा है। यह 30 बच्चों ये खपत नहीं होगी, वो बाहर आकर के खड़ा हो गया, और जो 29 फैक्टोरियल r माइनस 1 और 30 माइनस आर, इनको सरियाएंगे तो नया टर्म स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। जिसने इतना लिख लिया उसका सवाल हो चुका था, बस अब तो आगे समेशन ही करने की बारी आई। सुनिए आगे अब क्या करना है, 29 माइनस 30 सीआर को एक बार इसके साथ और एक बार 1। तो अगर आप इसको लिख करके देखें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पहचानते हैं, डिफरेंशिएशन सीरीज का एक्सपेंशन करके जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कहलाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसका सम अलग से लिखा गया है। ये तो डायरेक्टली सम है, पुट करना चालू करेंगे तो 29 से 0, 29 से 1 से लेकर के 29 से 9, तो आ जाएगा डायरेक्टली 2 टू दी पावर 9, ये इसका सम ये लिख रखा है। फाइनली अपने को आंसर अल्फा इंटू 2 की पावर 29 निकालना था, तो पहले 28 को कॉमन निकाला, एक 2 की कमी थी तो इससे खींच लिया और उठा करके सरिया दिया। तो ये 15 इंटू 31 जो है, सॉरी यहां पर बच्चों ये जो 15 इंटू 31 है यही आपका अल्फा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। आइए आगे देखते हैं, आपको बोल रहा है 3 consecutive terms tr plus 1 and tr plus 2 in the binomial expansions a plus b की पावर 12 are in gp। तो ये तो बता ही दिया किसने, जीपी में। तो इस जानकारी से अपने को यहां पर अगर देखेंगे ना तो अपने को अल्टीमेटली आर निकालना पड़ेगा। आर सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बाद में क्या बता रहा है, लेट पी बी द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। भाई मान लीजिए आर की 2-3 वैल्यूज पॉसिबल है, तो पी इज द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, डन। और Q क्या बता रहा है, Q इज द सम ऑफ ऑल
रैशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस एक्सपेंशन में जितने भी रैशनल टर्म्स रहे होंगे, एक या दो या तीन, उन सबका सम निकालेंगे, वो क्यू बताएगा। ठीक है, अब सुनिए, जीपी का रिलेशन तो मैंने लिखे रखा है, डिवाइड डिवाइड मारा, फाइनली डिवाइड मारा तो हो गया कांड। कांड क्या हो गया, आर स्क्वायर निपट गया, 12r निपट गया, 13 इज इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। इसका मतलब हमको कोई भी आर नहीं मिला, इसका मतलब इसका कोई भी क्वेश्चन जीपी में नहीं। ठीक है, तो अब बोल रहा है पी क्या बता रहा है, पी इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। जब आर की वैल्यू है ही नहीं तो उसका सम क्या बताएंगे, इसलिए पी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब आप आगे बढ़ना चालू करिए। हमको बोल रहा है कि इसके एक्सपेंशन में पहले आप इंटीग्रल टर्म्स या रैशनल टर्म्स निकालिए और जितने आ रहे हैं उनका सम निकाल दीजिएगा। तो वही अपन इन दोनों को इंटीजर बनाए, एलसीएम कितना आ रहा है, 12। तो अल्टीमेटली आर की दो वैल्यूज आएंगी, 0 और 12, जहां पर ये इंटीग्रल बनेगा। तो r बराबर 0 पर 1 और r बराबर 12 पर 13th टर्म, तो t1 प्लस t13, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इवेल्युएट कर लेना, मैंने कर रखा है 27 और 236, इन दोनों को जोड़िए, आपका आ गया q। तो हमारे को p मिल चुका है, हमको q मिल चुका है, तो आप फाइनली दोनों को ऐड कर लीजिए, p प्लस q, यू विल गेट योर सम। यही है बच्चों आंसर। ये वाला पार्ट ब्रदर्स एकेडमी में भी बहुत बार देखा होगा, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो आप लोग ने यूज कर रखा होगा। और ये वाला पार्ट जो था ये जीपी वाला, ये भी हम लोग ने कर ही रखा है, बस संजोग ऐसा है हम लोग सॉल्व करते तो r इज इक्वल टू 5 आता था हम लोग के आंसर, यहां पर आर की कोई आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि उसका डेटा हमारे डेटा से डिफरेंट था, बस दैट्स इट। आइए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी है बट है अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, सुनिए, बोल रहा है सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ दिस इज इक्वल टू। पहली बात तो इसके एक्सपेंशन में जितने टर्म्स आएंगे उसका बोल रहा है कि सम निकाल करके बताओ। अब मल्टीनोमियल एक्सपेंशन लगने वाला है, तो मल्टीनोमियल एक्सपेंशन जैसे लिखा जाता है मैंने भी लिख रखा है, बस ध्यान रखना इंटीग्रल बनाना है तो q by 3 इंटीजर बनना चाहिए, r by 2 इंटीजर बनना चाहिए, तो q इज इक्वल टू 3i होगा, r इज इक्वल टू 2i होगा। साथ ही साथ पावर क्योंकि चल रही है 6, इसका मतलब p प्लस क्यू प्लस आर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 6। अब वही जो चार्ट अपन बनाते हैं वही चार्टिंग मैंने बना रखी है, p प्लस क्यू प्लस आर की पॉसिबिलिटी लिखनी है सच दैट q 3 का मल्टीपल हो, r 2 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल q क्या क्या हो सकता है, 0, 3, 6, 9 ऐसा हो सकता है, बट बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, 0, 3 और 6 के अलावा जा ही नहीं सकता, पावर ही जब 6 दे रखी तो 6 के आगे थोड़े नहीं चले जाओगे। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी जब लिखेंगे ना बच्चों, तो मैंने 0 डाला, q को 0 डालो, फिर पॉसिबिलिटी हाईएस्ट कोएफिशिएंट से स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास में बात हुई है, तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले q की पॉसिबिलिटी लिखी, फिर r, अपने को कुल मिलाकर के 60 टर्म्स मिले। ठीक है, अब हर एक टर्म पर, अब ये जो है ना ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, मैं बता देता हूं क्या। मान लीजिए जैसे एक मिला 6 0 0, यानी p की वैल्यू 6, q 0 0, तो यहां पर p की वैल्यू 6 डालिए, यहां डालिए, यहां पर q 0 डालिए, r 0 डालिए, तो 6 0 0। अब जो आपको टर्म लिखा हुआ मिलेगा एग्जैक्टली वही, देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये 402 लिखा हुआ दिख रहा है, वही 402 इंटू 3 वो आना चालू हो जाएगा, तो वो आपका सेकंड टर्म है। तो सारे टर्म्स जोड़ने थे तब जाकर के ऐड करना था, तो आंसर आएगा। क्वेश्चन कहने के लिए तो आसान था बट इट वॉज लेंदी, यानी 3 मिनट में है ना कस के जो घिसेगा पेन उसका आंसर आने वाला था, बट आ जाता है। ठीक है, आइए, इन द एक्सपेंशंस ऑफ, बोल रहा है ये इजी क्वेश्चंस में आता है, इन द एक्सपेंशंस ऑफ 1 plus x to the power p into 1 minus x to the power q, the coefficient of x square and x are 1 and minus 2, then evaluate p square plus q square। अब थोड़ा सा देखना चालू करो, एक तो आंसर दे रखा है 1 plus x to the power p, एक दे रखा है 1 minus x to the power q। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो जो कोफिशिएंट ऑफ x आएगा वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 है, और जो x स्क्वायर आएगा वो -2 आएगा। अब सुनते हुए चल रहा है 1 plus x की पावर की 1 minus x की पावर q, तो p का एक्सपेंशन ब्लैक कलर का था, मैंने ब्लैक से लिख रखा है, q का एक्सपेंशन पर्पल से था तो मैंने पर्पल से लिख रखा है। अब सुनो, pc0 और qc0 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x की पावर 0 बनाएगा, बट pc1 और qc0 मल्टीप्लाई होंगे तो x बनाएगा। डन, तो x बनाने की एक और पॉसिबिलिटी qc1 pc0 से, तो वही मैंने लिख रखा है, ये वैल्यू कितने के बराबर 1। फाइनली सॉल्व करिए, इक्वेशन आ गई p minus q is equal to 1। ऐसे 2 का pc0 x स्क्वायर से, pc1 वहां के x से, pc2 वहां के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व करेंगे प्योर क्यू में, एक और रिलेशन, एक रिलेशन दूसरी इक्वेशन, दोनों को उठा करके सॉल्व कर दिए, यू विल गेट योर पी एंड क्यू। तो p आ गया 3, q आ गया 2, आपको बोल रहा है कि फाइनली p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बताइए, आंसर इज गोइंग टू बी 30। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, इसने n बराबर 10 के लिए मना कर रखा है। ठीक है, चलिए अपन अब क्वेश्चन को देखना चालू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि let the coefficient of fifth, sixth and seventh term in the binomial expansions of 1 plus x to the power n plus 4 be in AP। हमारे पैकेज में 1 plus x to the power n लिख रखा है, ठीक है, बस इतना ही फर्क था। खैर, 1 plus x to the power n plus 4 be in AP, then the largest coefficient in the binomial expansions of 1 plus x to the power n plus 4 is। अच्छा, आप सुनना चालू करो। पहली बात तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट की अगर बात करता है ना,
शायद पता होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 2 तो कुछ है ही नहीं, तो जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट बता रहा है, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का सबसे बड़ा होता है, इसलिए एम्प्टी लिख रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1 + x की पावर n + 4 में t5 t6 t7 ये एपी में, तो ये जो होगा ये मिडिल टर्म होगा ना, तो टॉइस ऑफ t6 t5 और t7 के बराबर। आइए वही मैं लिखने जा रहा था। यहां से मैंने जनरली देख रखा है बच्चे कामचोर होते, कट 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 काटते नहीं है, अरे इनमें से जो सबसे छोटा उसी से कटाई चालू हो जाती है, तो यहाँ 5 छूटेगा, यहाँ पर 6 × 5 छूटेगा, कैंसिलेशन करते जाइएगा, n में क्वाड्रेटिक बनी, n की 2 वैल्यूज आई, एक वैल्यू आ गई 3, एक वैल्यू आ गई 10। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा था कि n की वैल्यू 10 हो नहीं सकती, इसलिए रिजेक्ट कर दिया हमने। अगर हो रही होती, वैसे है बट उसने मना कर रखा है इसलिए हमने हटाया, तो n की वैल्यू कितनी बची अब 3। तो यहां पर ये जो एक्सपेंशन था इसमें n की जगह 3 डाले तो 7 आ गया। अब इसका मिडिल टर्म कुल मिला के 1 + x की पावर 7 को खोलेंगे तो टर्म्स कितने आएंगे 8। मिडिल टर्म यहां पर 2 मिलते हैं, ठीक है, जब 8 टर्म्स आएंगे तो 2 मिडिल टर्म, अभी 8 लिखा होता तो एक ही मिडिल टर्म आ रहा होता, तो एक आ गया 7 से 3, एक आ गया 7 से 4, दोनों की वैल्यू सेम है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर इज गोइंग टू बी 35। आओ अगले क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों। मुझे लगता है इससे बेहतरीन सवाल बाइनोमियल थ्योरम का पिछले 2-3 सालों में अभी तक कोई आया नहीं है। आइए अब समझना चालू करिए। पहली बात तो इसने -3 की पावर r-1 को सरिया रखा है और बोल रहा है कि अल्फा इज द समेशन ऑफ दिस। अब अल्फा निकालने की लड़ाई है, जब अल्फा आ गया तो बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन, अल्फा की जगह उठा के डाल देंगे, लाइन आ गई, डिस्टेंस फॉर्मूला मार रहे हैं वो तो आप और मैं सब कर लेते हैं। बाइनोमियल से चालू हुआ और ये स्ट्रेट लाइन तक पहुंच गया था। ठीक है, अब सुनो, पहले तो क्वेश्चन में जो अल्फा मेंशन कर रखा है मैं उसको लिख के दिखा रखा है, मेरी बात सुनना, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। 12c 5 है, स्क्वायर है, 12c 3 है, पावर 1 है, ये नहीं चलता है। 12c 5 के साथ अपने को 5 चाहिए था, यहां पर इस 2 की जगह अगर 5 लिखा होता ना तो अपनी गाड़ी बैठती, अब नहीं है तो हमको बैठाना है, हमको वहां 5 लाना है, और जैसे 5 ला दिया वी आर डन, बस फिर तो 1 + x की पावर 12 का एक्सपेंशन है, पेरेंटल है, ऑल्टरनेट मिसिंग है, उतना तो सब हमको ही बनता है। ठीक है, अब सुनिए, तो पहली बात तो ये टारगेट लिख रखा था मैंने कि हमारा टारगेट ये कि 12c5 इंटू समथिंग लेना है। ठीक है, एक तो -3 को कपार में चढ़ा रखा है, तो -3 को खपाने के लिए आयोटा आपके सपनों में आना चालू हो जाना चाहिए था। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है ना, तो √3 इंटू आयोटा की पावर 4 अपन ने ये लिख लिया। ठीक है, इस -3 के होल स्क्वायर को अपन √3 इंटू आयोटा की पावर 4 लिखेंगे, अपन लोग वहीं तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आगे सुनना चालू करो। अब मेरी बात बहुत बढ़िया सुनिएगा, आपका क्वेश्चन था ये, हमने आयोटा का सब्स्टिट्यूशन जब किया तब इस टर्म को गौर से देखिए, यहां पर 5 है तो ऊपर पावर में क्या चढ़ा हुआ है 4, यहां 3 है तो ऊपर 2, एक टर्म अभी भी कम था, इसलिए मैंने पर्पल कलर से ये अपनी जेब से एक टर्म डिवाइड मारा तो मल्टीप्लाई भी मारा, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, सेटिंग बैठ गई। अब ऑल्टरनेट मिसिंग टर्म्स थे तो 1 + x की पावर 12, 1 - x की पावर 12, x की जगह पर √3 आयोटा लिख रखा है। बाद में फिर इस 1 + √3 आयोटा को यूलर फॉर्म में लिख रखा है। यूलर फॉर्म तो आप समझते ही होंगे, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ाई है, 2 × e की पावर आयोटा π/3, बस सरियाइए, काट पीट करके निपटा दीजिए, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1। तो फाइनली अल्फा 1 आया, अल्फा 1 आया तो अपनी ये लाइन ही हो गई। देखो लाइन में अभी अल्फा एक अननोन था, अल्फा जब डाल दिया तो लाइन आ गई और अपने पास एक पॉइंट आ गया, पॉइंट इज 12,√3, तो 12,√3 आया, अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर देगा, आंसर आ जाएगा 5। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आइए, सो दैट वाज ऑल बच्चों, वी हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर, कीप शाइनिंग। मैंने बाइनोमियल क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। आप 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला बहुत बढ़िया सवाल था, कोफिशिएंट वाला वो जो x की पावर 5 वाला था उसमें कैलकुलेशन बहुत करा रहा था बट आंसर आ रहा था। तीसरा वो जो मल्टीनोमियल एक्सपेंशन का एक सवाल था जिसमें चार्ट बना था, वो भी एक लेंदी सवाल था बट आंसर आ रहा था। 3 सवाल थे जो मेरे को लेंदी मिले, 2 सवाल लेंदी मान लीजिए, एक सवाल लेंदी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। बाकी के जो सवाल थे ना वो एक एवरेज हिट वाले थे। एवरेज हिट वाले का मतलब अगर आप जुझारू और पेन घिसना जानते, बहुत सारे बच्चे पेन नहीं चलाते एग्जाम देख करके, विच इज रॉन्ग, तो अगर आपने पेन चलाया होगा ना तो तय है कि आप आंसर तक पहुंचते। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड द जर्नी। अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए, थैंक यू सर, मुझे बड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा, एंड विश टू सी यू सून इन सम अनदर लेक्चर्स। आप मुझसे अगर कुछ सुनना चाहते हैं या मेरे से कोई टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मेंशन इन कमेंट्स, इफ आई विल गेट टाइम आई विल अपलोड दोस थिंग्स आल्सो। श्योर, थैंक यू बच्चों। For more Join Brothers Academy, use Amazon to follow books by MST Sir.